एंड आज सेकंड लॉकडाउन का लास्ट दिन है और थर्ड लॉकडाउन भी इंडिया में बहुत सारी जगह पर स्टार्ट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि इस समय में आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपका समय अच्छा बीत रहा होगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो मैं आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करती जा रही हूँ, आपको उससे कुछ हेल्प भी हो रही होगी। अगर आपको हेल्प हो रही है, समझ आ रही है, आप मेरे इन लेक्चर्स को देखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मेरे चैनल का नाम बता देती हूँ। चैनल का नाम है गेजन सक्सेस पॉइंट। सक्सेस पॉइंट। और ये गेजन इंडिया में एक ही नाम है, नया सा नाम है, बेटे का नाम है। इसको हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं गेजन। गेजन ऐसे इस तरह से बोला जाता है। तो इसको जो भी लेक्चर देखते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मुझे फीडबैक मिलता रहेगा और एक टाइप से मैं मोटिवेट होती रहूँगी, आपको और अच्छे ढंग से कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आज हम करते हैं इसमें +2 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4। इन्होंने चैप्टर 4 पॉइंट लिख रखा है पर है ये एक ही चैप्टर है। 4.2 वाले जो सीरीज़ है इसके अंदर नहीं है, तो अकेला ही चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम हमारे हैं प्लानिंग एंड इसके टाइप्स करेंगे हम। तो देखो इन्होंने दे रखा है कि द मैनेजर हु एक्ट विदाउट प्लानिंग मस्ट लर्न टू लिव विदाउट अ प्रॉफिट। यानी कि ऐसा कोई भी मैनेजर जो प्लानिंग का काम नहीं करता है या बिना प्लानिंग के ही काम करता है तो उसको बिना प्रॉफिट के जीना सीख लेना चाहिए। यदि आप योजना बनाने में असफल रहते हैं, क्या कह रहा है, अगर आप योजना बनाने में असफल रहते हैं तो आप असफल होने के लिए योजना बनाते हैं, यानी कि योजना तो बनती ही बनती है। अगर आप योजना सफल होने के लिए बनाते हैं तो सफल होती है। अगर मान लेते हैं योजना बनाने में सफल हो जाते हैं तो योजना आपके द्वारा तो योजना नहीं बनती पर आपकी दूसरी योजना बन जाती है जिससे असफल हो जाते हो। तो सेम इसी टाइम जो अभी टाइम चल रहा है ये भी थोड़ा सा खतरनाक है स्टूडेंट के लिए, स्टडी के लिए। तो आप भी जो कंटेंट मिलता रहे उससे आप कॉपी में नोट करके याद करते रहे, उसको लिखते रहे ताकि आपकी कुछ हेल्प होती रहे। तो स्टूडेंट आज इस चैप्टर के अंदर हम करने जा रहे हैं जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, इसकी करेंगे हम मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स करेंगे और इसके इम्पोर्टेंस। आज 3 पॉइंट इसमें हमारा ये आज का फर्स्ट लेक्चर ही है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। देखो हमने पढ़े थे कि लेवल ऑफ फंक्शन जो थे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने 5 फंक्शन पढ़े थे जिसमें से हमने पढ़ा था कि प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इसको बेस माना था उसमें। तो इन्होंने कहा है कि नियोजन प्रबंध का आधारभूत कार्य है, प्रथम कार्य है। नियोजन द्वारा उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो एक्टिविटी होती है, जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसका निर्धारण किया जाता है। अगर ये नियोजन ना करे तो क्या होगा, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सारे कार्य क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग। देखो प्लानिंग का मीनिंग यहीं से आपको समझ आ जाएगा। इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर, कहते हैं ना बोलने से पहले सोच लिया कर, सेम वही चीज़ है। इसका मतलब है कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए। कुछ करने मतलब यहाँ हम प्लानिंग की बात कर रही है। अगर कोई प्लानिंग करते हो तो उससे पहले आपको सोच लेनी चाहिए। तो प्रबंध का ये कार्य है, इसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना और उनको प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं हम डिसाइड करते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर ये भी निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है और किसके द्वारा किया जाना है। देखो इन सभी प्रश्नों के बारे में हमें निर्णय लेना पड़ता है और वो निर्णय क्या कहलाता है, नियोजन। अब देखो इन प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की समस्या कब उत्पन्न होती है, समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी भी चीज़ के कई विकल्प हो, कई अल्टरनेट हो। तो इसके बहुत सारे अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं। जैसे क्या करना है, क्या मतलब आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, इंडस्ट्री लगा सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे करना है, मान लेते हैं आपने कोई भी एक बिजनेस शुरू किया है, ट्रेडिंग का कोई बिजनेस शुरू किया है, आप अकेले ही करना चाहते हो, पार्टनरशिप में, या उसको लार्ज स्केल पे करना चाहते हो, कैसे, कब करना है, साल के किस महीने में, कब, किस तरह से स्टार्ट करना है,
किसके द्वारा किया जाना है, यानी कि आप खुद करोगे, पार्टनरशिप के द्वारा, इस तरह से कुछ भी आपके सामने बहुत सारे इसके अंदर अल्टरनेट अवेलेबल हो जाएंगे, तो इनके बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसी को डिसीजन लेना पड़ता है, इस कारण से इसको एक कहा जाता है कि ये सिलेक्शन की प्रोसेस भी है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर सिलेक्शन भी करना पड़ता है। तो देखो कूर्ट्जे और ओडेनल ने इसकी परिभाषा दी है, कहते हैं क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, इसका पहले से ही निर्धारण करना नियोजन है। कोई काम आप कब करते हो, कैसे, इसको पहले से ही सोच लेना चाहिए, यही क्या है, आपकी प्लानिंग है। तो इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फीचर्स। प्लानिंग के फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर है हमारा प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्रबंध का जो शुभारंभ होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट, एक मैनेजर काम करना स्टार्ट करता है, वो कौन से कार्य से स्टार्ट करता है, नियोजन। और जो नियोजन के काम में वो स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले कौन सा काम लिखेगा कागजों पे, उद्देश्य निर्धारण करना। उद्देश्य अगर अब नहीं है किसी फर्म का, या उद्देश्य के अभाव में किसी संगठन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उद्देश्य निर्धारण के साथ ही नियोजन में उन्हें प्राप्त कैसे किया जाना है, ये भी रास्ता भी निश्चित करना पड़ेगा, कोई ढंग भी बताना पड़ेगा, तरीका भी बताना पड़ेगा। और उद्देश्य प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए ये भी आवश्यक हो कि वो पूर्व निर्धारित रास्ते में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। हो सकता है आपने जो रास्ता चुना है वो गलत भी हो सकता है, तो आपको उस रास्ते को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो इसका फोकस किस पे होता है, अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने पे होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी 12 करोड़ बिक्री साल की वार्षिक बिक्री का उद्देश्य निश्चित करती है। नियोजन के अंतर्गत इसके निर्धारण के बाद ये निश्चित किया जाता है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा। नियोजन में इसका तरीका बता दिया जाएगा। मान लेते हैं नियोजन में इसका तरीका बताया है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर इस उद्देश्य को प्राप्त करना है। पर क्या हुआ, ये इस बात सोची गई, पर बाद में कुछ ही टाइम बाद पता चला कि जो हमने विज्ञापन का माध्यम चुना था, समाचार पत्र, उसके माध्यम से ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा। तो एक सिचुएशन आ गई ना आपके सामने। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको जो एडवर्टाइजमेंट देने का मीडियम है वो चेंज कर दो। समाचार पत्र से चेंज करके आपने टीवी पर विज्ञापन देना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार ये प्लान एक्शन लेने में हर संभव परिवर्तन करके ही आप उद्देश्य को सुनिश्चित कर सकते हो। यानी कि कोई भी एक्टिविटी किसी में भी परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, अगर जरूरी है परिवर्तन करना उद्देश्य के लिए तो उसको तुरंत कर देना चाहिए। तो ये थे हमारा पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड हमारा आता है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो प्राइमरी सबसे पहला काम है, नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, और बाकी सारे कार्य संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण सारे इसके बाद किए जाते हैं। नियोजन के अभाव में प्रबंध का कोई कार्य पूरा नहीं किया जाएगा। अगर मान लो आपने प्लानिंग ही नहीं की, ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड नहीं किया, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रास्ते ही नहीं बताए, तो आप कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, कहाँ से आप उसके अंदर स्टाफिंग का काम करोगे, किसको डायरेक्ट करोगे, कंट्रोल किसका, कुछ भी नहीं बचेगा, सिफर। एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं, एक कंपनी नियोजन के अंतर्गत 12 करोड़ बिक्री का उद्देश्य निर्धारित करती है। ठीक है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन किया जाएगा, क्योंकि उद्देश्य क्या है, 12 करोड़ का है, उद्देश्य निर्धारित हो गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरा काम कौन सा करेंगे, हम संगठन करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त विभाग, इनकी हम अलग अलग एक्टिविटी डिसाइड कर देंगे। इन क्रियाओं को पूरा करने के लिए डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ पदों का निर्धारण करेंगे। अब देखो पदों का निर्धारण कर दिया तो हर पद के अधिकार और दायित्व भी निश्चित किए जाएंगे, और संगठन कार्य के बाद ये जानकारी प्राप्त होगी कि नियोजित उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तर के कितने लोग चाहिए, यानी कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। अब नियुक्तिकरण का काम किया जाएगा। जब पब्लिक नियुक्त हो जाएगी तो उनको निर्देश करना पड़ेगा, वो काम करने लग जाएंगे तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यानी कि सारे के सारे कार्य किस पे डिपेंड है, आपके नियोजन पे डिपेंड है। थर्ड आता है
प्लानिंग इज परवेसिव। ये प्लानिंग जो है हर स्तर के प्रबंधक को करनी होती है। नियोजन कार्य एक उपक्रम के सभी स्तर के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। इसी कारण इसको क्या कहा है, सर्वव्यापक कहना कहा, इन्होंने कहा है कि उचित है, सर्वव्यापक है। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का जरूरी कार्य है। अपने अपने लेवल पे वो अपनी योजना बनाते ही हैं, चाहे वो प्रबंधक मध्य स्तर का हो, चाहे वो प्रबंधक संस्था का प्रबंध का संचालक हो, कारखाने में काम करने वाला कोई फोरमैन हो। पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों का नियोजन प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा समय लगता है और मध्य और निम्न स्तरीय प्रबंधकों का समय कम लगता है, क्योंकि उनको तो ऊपर से बनी बनाई योजनाएं मिल जाती है, उनको तो थोड़ा बहुत एक्शन लेना पड़ता है, उसमें थोड़ा डिसीजन करना पड़ता है। पर जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं उनको कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फिर उसके लिए एक्टिविटी डिसाइड करना, उनको ज़्यादा प्लानिंग का काम करना पड़ता है। तो इस तरह से इन क्रियाओं को किया जाता है, इस कारण से इसको सर्वव्यापक कहा गया है। एग्जाम्पल आप कर सकते हो कि व्यवसाय के विस्तार का डिसीजन होता है, वो कौन लेता है, उच्च स्तरीय प्रबंधक लेते हैं, मध्य और निम्न स्तरीय प्रबंधक नहीं लेंगे। मध्य और निम्न स्तरीय प्रबंधक केवल माल को बेचने से रिलेटेड ही डिसीजन लेंगे। तो सबसे बड़ा डिसीजन किसको लेना पड़ा, उच्च स्तरीय, तो इनको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद फोर्थ आता है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि एक सतत प्रक्रिया है। देखो योजना होती है वो एक किसी विशेष टाइम के लिए बनाई जाती है, जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हो गया या वो हमने कोई योजना बनाई किसी काम के लिए, वो काम कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, वो योजना भी खत्म हो जाएगी। किसी कमी के कारण क्या होता है, कई बार दूसरी योजना बनानी पड़ती है। जैसे अभी हमने पीछे देखा था नहीं, समाचार पत्र से बिक्री नहीं बढ़ी तो हमने एडवर्टाइजमेंट किस में दी, टीवी चैनल पे। व्यावसायिक वातावरण में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के कारण भी हमें योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ता है। तो इस कारण ये क्या है, इसे साफ पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूस है, इसको लगातार करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना कि हमने प्लानिंग कर ली है, एक बार प्लानिंग कर ली तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। प्लानिंग ए फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग जो होती है भविष्यवादी होती है, यानी कि भविष्य से रिलेटेड होती है। इसके अंदर ये निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा, और ये सभी किससे रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन भविष्य से संबंधित है। नियोजन के अंतर्गत इन प्रश्नों के उत्तर तलाशे जाते हैं। ये जो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे ना, केवल इनके ही उत्तर खोजे जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर तलाशते समय सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी अधिनियमों में होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब नियोजन का संबंध भविष्य से होने के कारण ही इसे आगे देखने की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि भविष्य आगे है, आगे देखकर ही हम प्लानिंग करते हैं, तो इसको आगे देखने वाली प्रोसेस भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी एक नया उत्पाद बाजार में उतारने की योजना बना रही है। ऐसा करते समय वो क्या देखेगी, जिस बाजार में वो उतारने जा रही है वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट सब, और जो भी संभावित चेंजेस होने वाले हैं उन सब को ध्यान में रखकर ही वो प्रोडक्ट उस मार्केट में उतारा जाएगा। 6 आता है इसका प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखो इसके अंदर क्या होता है, डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। इसके अंदर नियोजन की जरूरत उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए बहुत सारे विकल्प अल्टरनेट आपके सामने अवेलेबल हो। अब जो प्लानिंग करने वाला होता है वो इतने सारे अल्टरनेट होते हैं, इनमें से सबसे बढ़िया अल्टरनेट का चुनाव करता है। और कहा भी जाता है कि नियोजन जो होता है सर्वोत्तम को चुनना और अनुपयुक्त यानी कि जो कॉस्टली होता है उसको छोड़ने की ही प्रोसेस है। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन क्या एक डिसीजन मेकिंग है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एंथनी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ स्कूल में आर्ट, साइंस, कॉमर्स में से केवल कॉमर्स ही पढ़ाई जाती है। अब देखो उसकी बेटी ने मैट्रिक पास की है, +1 में एडमिशन लेना है, तो उसके सामने क्या है, केवल एक ही विकल्प है ना, एक ही ऑप्शन है कॉमर्स लेना। तो उन्हें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं इसकी जगह दूसरा स्कूल होता जहाँ तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते, तो उसको ज़रूर प्लानिंग करनी पड़ती, सोचना पड़ता कि कौन सा विषय ले कौन सा ना ले। तो इस तरह से उसको डिसीजन मेकिंग का काम करना पड़ता। 7 आता है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है।
कोई भी काम करने से पहले सोचना, और ये क्या है, एक मानसिक अभ्यास है। एक योजनाकार को कुछ प्रश्नों के लिए बहुत सारे विचार करने पड़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, इसके बारे में सोचते रहना पड़ता है। और जब सोचने लग जाते हैं ना इसके बारे में, तो दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इतने सारे अल्टरनेट आपके सामने आ जाता है। आप सोच कर देखना इसको, आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेट आ जाएंगे, फिर उनमें से देखना कि कौन सा बेटर है। तो इस तरह से ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो ये थी हमारी फीचर्स। अब हम करते हैं इसके अंदर इम्पोर्टेंस। देखो इम्पोर्टेंस के का तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि एक तो ये प्रथम कार्य है प्लानिंग, दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी है, तीसरा क्या है, प्रबंध के हर प्रबंध के जो प्रबंधक होते हैं, हर एक स्तर के प्रबंधक होते हैं, सबको इसकी ज़रूरत होती है। अगर नियोजन नहीं किया है तो बाकी सारी क्रियाएं क्या हो जाएगी, अर्थविहीन हो जाएगी, यानी कि कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से नियोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम बन जाता है। तो हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं आज। सबसे पहला है प्लानिंग प्रोवाइड डिसीजन। नियोजन प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। नियोजन प्रक्रिया द्वारा संस्था के उद्देश्यों को सरल और स्पष्ट शब्दों में परिभाषित कर दिया जाता है। यानी कि पूरी कंपनी के हर एक बच्चे को ये पता चल जाता है कि उनका क्या उद्देश्य है और उसको किस तरीके से पूरा करना है। हर एक व्यक्ति को ये पता होता है कि मुझे इस कंपनी में रहकर क्या काम करना है। तो इसका परिणाम यह होता है कि सभी कर्मचारियों को एक दिशा मिल जाती है, जिसे वो प्रयास केंद्रित हो जाते हैं, यानी कि अपने प्रयास पे ही वो फोकस करने लग जाते हैं। और इस प्रकार संस्था के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में नियोजन महत्वपूर्ण रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक कंपनी नियोजन के अंदर अपना लक्ष्य निर्धारित करती है बिक्री का, ठीक है। अब सभी विभागों जैसे क्रय, उत्पादन, विक्रय, सेवा या बिक्री विभाग है, इन सब के लक्ष्य के संदर्भ में ही अपने अपने लक्ष्य ये निर्धारित करके दे देंगे इनको। सब सारे जो है कंपनी का लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग ही ये डिपार्टमेंट अपने अपने लक्ष्य भी निर्धारित कर लेंगे। इस प्रकार सभी प्रबंधकों का ध्यान किस पे रहेगा, अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने में। तो जब सारे अपने अपने लक्ष्य पूरा करेंगे तो कंपनी का जो बिक्री का लक्ष्य है वो तो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तो सही कहा जाता है कि उद्देश्य नहीं होते हैं तो संगठन क्या हो जाता है, अपंग हो जाता है। इसके बाद आता है सेकंड, आता है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि जो नियोजन है सदैव भविष्य के बारे में किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होता है। नियोजन के द्वारा हम क्या करते हैं, भविष्य में संभावित परिवर्तनों का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं और फिर क्रियाओं को अच्छे से ढंग से नियोजित तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भविष्य में हमें हानि होने के चांसेस हो रहे हैं उनसे हम बच सके। इस प्रकार नियोजन द्वारा भावी अनिश्चितता अनसर्टेनिटी के कारण होने वाले जोखिम को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। बिक्री लक्ष्य निर्धारित करने से पहले बाजार का सर्वे करके ये पता लगाया जाता है कि कितनी नई कंपनियां प्रतियोगिता में उतरने वाली है। इस बात को ध्यान में रखकर भविष्य की क्रियाओं को नियोजित करके संभावित संकट से छुटकारा आप पा सकते हो। थर्ड आता है कि प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो भावी क्रियाओं का निर्धारण किया जाएगा और इससे क्या होगा, ये निश्चित हो जाएगा कि कब, कहाँ, क्या, क्यों करना है। इससे अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी और ऐसी स्थिति में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं या विभाग है, उन सब में आपस में क्या हो जाएगा, समन्वय स्थापित हो जाए, पूरी संस्था में ही समन्वय स्थापित हो जाएगा, जिससे ये संभावना खत्म हो जाएगी कि कोई क्रिया जो है आवश्यक क्रिया है वो तो छूटने से रह जाएगी, या कोई जो वेस्टफुल एक्टिविटी है जो हो रही है तो वो अब नहीं होगी। तो परिणामतः अपव्यय शून्य की ओर चला जाएगा, कुशलता बढ़ेगी और कम से कम लागतों पर आपका प्रोडक्शन होगा। तो उदाहरण के लिए अगर ये निश्चित हो जाएगी कि किसी विशेष महीने में इतनी धनराशि की जरूरत होगी तो वित्त विभाग का जो प्रबंधक है वो समय पर ही इसकी व्यवस्था कर लेगा। और अगर ये जानकारी नहीं होगी तो धन हो सकता है आवश्यकता से कम भी उसके पास हो जाए या आवश्यकता से ज़्यादा। अब कम होगा तो खतरनाक स्थिति पैदा होगी, ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा,
प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। फोर्थ आता है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। देखो प्लानिंग में सोचने का काम किया जाता है, मेंटल एक्सरसाइज बोला गया है, इस कारण से क्या करता है ये जो है इनोवेटिव आइडियाज़ को भी मोटिवेट करता है। जैसा कि स्पष्ट है कि नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। किसी काम को करने के लिए विभिन्न विकल्प स्वयं ही प्रबंधक के पास नहीं आते, बल्कि उनकी खोज करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, और इस कोशिश में नए नए विचार सामने आते हैं और उसमें और अधिक निखार लाने के लिए गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। इस प्रकार नियोजन से प्रबंधकों में सोच विचार करने की शक्ति का संचार होता है, सृजनशीलता बढ़ती है, नव परिवर्तन इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये कह रहा है कि एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है, तो यह विचार संबंधित प्रबंधक के मस्तिष्क में नियोजन की कार्यवाही शुरू कर देता है। विस्तार करना है, कई ऑप्शन आ गए उसके सामने, क्या पहले वाले उत्पाद की ही कुछ और किस्में तैयार की जाए। दूसरा आ गया, क्या थोक बिक्री के साथ साथ फुटकर बिक्री भी शुरू की जाए। दूसरा ये ऑप्शन आ गया। तो इसके बाद तीसरा, क्या अपने पुराने उत्पाद के लिए अन्य स्थानों पर कोई नई ब्रांचेस खोली जाए। फोर्थ आ गया, क्या किसी नए उत्पाद को भी बाजार में लाया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके सामने, दिमाग में सोचने लगते हैं तब। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, सहायता करती है ये डिसीजन लेने में। निर्णय का अर्थ है निर्णय लेने की प्रक्रिया। अब देखो दो वर्ड आए हैं, एक तो निर्णय आया है, एक निर्णय है। निर्णय क्या होता है, निर्णय हम जो कोई चयन कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कई चीज़ों में से एक को, वो हमारा डिसीजन होता है। और सिलेक्ट करते वक्त हमें बहुत कुछ सोचना विचारना पड़ता है, उसको ही हम निर्णय कहते हैं। यानी कि निर्णय लेने की प्रोसेस को ही हम निर्णय कहते हैं। इसके अंदर विकल्पों की खोज की जाती है, बढ़िया से बढ़िया विकल्प का चयन किया जाता है, और नियोजन के अंदर निर्णय का लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। और फिर मूल्यांकन के जो बहुत सारे विकल्प है, विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के आधार पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार नियोजन निर्णय में भी सहायक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्लानिंग में ही सेट किए जाते हैं। नियोजन के द्वारा संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करके संस्था में कार्यरत सभी विभागों व्यक्तियों को बता दिया जाता है कि उन्हें कब क्या किस प्रकार कार्य करना है। उनके कार्य, समय, लागत सबके स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं। और नियंत्रण में क्या करते हैं, कार्य को पूरा होने पर वास्तविक कार्य की तुलना, हमने जो ऊपर स्टैंडर्ड फिक्स किए ना, सेट किए, उनके साथ तुलना करते हैं और फिर हम विचलन निकालते हैं। विचलन मतलब अंतर निकालते हैं। ऋणात्मक अंतर आने पर या कार्य इच्छा के अनुसार न होने पर जिस भी व्यक्ति के वजह से ये कमी आई उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक श्रमिक के लिए एक दिन में 10 इकाई काम करना निश्चित किया गया है। ये क्या है, एक नियोजन की बात है, और ये 10 इकाई क्या है, एक स्टैंडर्ड है। वास्तव में 8 इकाई काम करता है एक व्यक्ति, तो इस प्रकार 2 इकाई कम करता है, ऋणात्मक विचलन आ गया, तो इसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो इस तरह से नियोजन के बिना नियंत्रण भी क्या होगा, अंधा होगा, उसको अंधा ही कह सकते हो आप। तो स्टूडेंट आज हमने इसके प्लानिंग के फीचर्स और इम्पोर्टेंस पढ़े। अगर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।